बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ऐ मेरे रब मेरा सीना कुशादा कर दे, मेरा काम आसान बना दे, मेरी ज़बान की गिरा खोल दे ताकि वो मेरी बात समझ सके। अल्हम्दुलिल्लाह इलाही हमीद। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं हूँ हैदर मेहदी और ये है वॉइस ऑफ फ्री पाकिस्तान, आज़ाद पाकिस्तान की आवाज़। पाकिस्तान में और पाकिस्तान के बाहर सुनने वाले और देखने वालों के आपके कमेंट्स, क्रिटिसिज्म, दुआओं का बहुत शुक्रिया। खास तौर पे मेरे पेट्रन्स का बहुत शुक्रिया जिन्होंने बहुत मदद की है मेरे इस जिहाद में। अगर आप बनना चाहते हैं, तरीका बहुत सिंपल है, हमारी डिस्क्रिप्शन में जाइएगा, क्लिक कीजिएगा और बन जाएं। अगर नहीं बनना चाहते कोई बात नहीं, आप आते हैं, सुनते हैं, देखते हैं, दुआएं देते हैं, बहुत शुक्रिया और ये पैगाम को आगे फैलाते हैं। हमारे आज के मेहमान नन अदर देन सजाद बरकी साहब। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। सजाद साहब, वेलकम टू द प्रोग्राम। Thank you, sir. Walaikum salam. Glad to be back again with you. बहुत बड़े दिन शुक्रिया हो गए थे, आपसे मुलाकात नहीं हुई थी. Good जी to be here. बरकी साहब, थैंक यू वेरी मच। बस बरकी साहब, कुछ इधर मसरूफियात भी थी, कुछ जो कहते हैं ना कि अल्लाह Yeah. सुब्हान ताला की तरफ से कुछ मेहरबानियां थी सेहत की, तो उसकी वजह से भी मजबूर था। अब बहुत अल्लाह का बड़ा फजल है। बल्कि साहब, बहुत काला दिन है आज, बहुत बड़ा Yes. एक सरेआम इमरान खान की तीनों बहनों को इतनी सख्त ज़द-ओ-कोब किया गया, घसीटा गया। एक बहन बेचारी रो पड़ी, जो है नौरीन। और ये इस आदमी ने सर सही कहा था, ये इस आदमी ने सही कहा था। ये ज़रा मैं आपको क्या कहता है, ये ज़रा सुनिएगा। शर्म नहीं आई? घर में आपकी औरतें नहीं हैं? या आप इतने बेशर्म हैं कि आपकी औरतों से ये कुछ करेगा तो आपको कोई फर्क ही नहीं पड़ेगा? आप इतने बेगैरत हैं, आप भी बेगैरत हैं, और जो आपको हैंडलर्स जो ये करवा रहे हैं वो भी बेगैरत है, क्योंकि कोई गैरतमंद आदमी, ऑनरेबल आदमी ऐसी हरकत नहीं कर सकता जो आपने की है। बेजमीर भी हैं, बेगैरत भी हैं, छोटी सी तनख्वाह के ऊपर अपना जमीर बेच रहे हैं आपकी, ये इतनी सी औकात और कीमत। शर्म नहीं आई? सर ये है, ये इस आदमी ने कहा। और सर जरा मैं आई वांट टू शो सम विजुअल्स, बहुत इंपॉर्टेंट है, इससे पहले कि हम अपना डिस्कशन करें कि इनकी बहनों के साथ क्या हुआ है, और उसके बाद फिर मैं आपसे ये है जी इनको पकड़ने का जो वो है, जरा चीखें सुने सर। लाइट ऑन होगी तो बंद कर। सर एक ये जरा पूरा एक सीक्वेंस है, इसको जरा देख लीजिएगा, फिर मैं आपको। अब उसके बाद इन्होंने बहनों को अरेस्ट करके ये ले गए और जाके इन्होंने बहुत वीरानी जगह पे जाके, सुना है, मेरे पास जो खबर आई है कि इनको छोड़ दिया है। ये इनको लेके जा रहे हैं घर। कल को इन्हीं की माँ, बहनों, बेटियां जो है ना, उनके साथ भी यही होगा। जो ये देखें, ये नौरीन बेचारी जो है सर, इसके साथ इन्होंने क्या किया और उसका हाल देखें। तुम लोग को गलत करे, लग करे, तुम लोग मर जाओ सारे। आमीन आमीन। सड़क के ऊपर घसीट रही थी वो औरतें। तुम लोग ये मरियम नवाज के साथ करके देखो, कुत्ते के बच्चों, ये याद है तुम लोगों को। आज तक हम शराफत में बैठे रहे हैं, मैं आपको बता रही हूँ सारों को, हम शराफत में हमने हर इनका असूल फॉलो किया। आज उन्होंने मेरी बहन सड़क पर घसीट रही थी ये औरतें। ये तो हमने जाकर इन्होंने पैरों से था तो ये घसीट के लिए जा रहे थे। इमरान खान की बहनों से पूरा पाकिस्तान माफी मांगता है, लेकिन इस तरीके से कभी भी किसी तारीख में नहीं घसीटा, वो भी नौरीन आपा, जो तारीख है कि अडयाला जेल में सबसे ज्यादा माओ की तरह जिस तरह ये प्यार करती है, और जिस तरह अगर इनकी तो ये भी देख लिया आपने। और अब सर ये देखें कि ये आदमी क्या कहता है इन लोगों के मुतालिक जिन्होंने इनकी बहनों के साथ ये किया। ये जरा सर सुन ले। सुनो, ये काम करबला में यजीद की फौज ने किया था कि उसने पाक की बेटियों के सरों से चादरें छीनी थी। ये वही यजीदी नस्ल है जो औरतों के बालों में हाथ डालती है, जो उनकी सरों में हाथ डालती है। ये वो मुजरिम है, ये इंसान नहीं है, ये हैवानों से बदतर भेड़िए दरिंदे हैं। इनकी अपनी माई बहनें नहीं है जो हाथ डालते हैं। और कि साहब ये है जो आज हुआ है। और
पानी फेंका गया। मतलब ये इतना इंतहा जुल्म कर दिया है। ये वो जो एक मेरा ख्याल है एक सेकंड लास्ट लाइन है, आखिरी लाइन तो इमरान के साथ ये कर हम्म, अल्लाह ना करे, ये सेकंड या लाइन है जो ये क्रॉस कर गए। व्हाट इज योर व्यू ऑन व्हाट्स हैपनिंग इन पाकिस्तान? देखें, हालात तो सबके सामने हैं कि वो मुल्क किधर जा रहा है और किस नहज पे खड़ा है। जो हमने अमेंडमेंट्स देखी, जो हमने गिरफ्तारियां देखी, जो सज़ाएं देखी, जो सुप्रीम कोर्ट का हाल देखा हमने, जो बाकी जो कोर्ट्स हैं उनके अंदर जिस तरह के लोग अपॉइंट किए जा रहे हैं वो सब, ये हैदर भाई, ये मैं समझता हूँ कि ये एक प्रोग्रेशन है। और अनफॉर्चुनेटली उस मुल्क में इन लोगों को इतनी खुली छुट्टी मिल गई है कि अब वो डरते नहीं है किसी भी चीज़ से। वो कहते हैं ना कि आप चीज़ों को यू टेक देम टू द नेक्स्ट लेवल। ये अब उन चीज़ों को नेक्स्ट लेवल पे लेके जा रहे हैं। और अगर आप मेरे से पूछें तो ये आज का इंसिडेंट जो है ये बिल्कुल इंटेंशनल है। ये उन्होंने अपनी पूरी प्लानिंग के साथ किया है और इसका मकसद है इश्तियाल दिलाना। वो ये चाह रहे हैं कि वो इस तरह का लोगों को इश्तियाल दिलाएं, लोग बाहर कोई इस तरह की हरकत करें, वो लड़ें, वो झगड़ा करें और वो लोग अपनी ताकत का इस्तेमाल एक दफ़ा फिर करें। सर, ये बड़ा ही को घटिया, बहुत ही गलीज आदमी है जो ऊपर बैठा हुआ है और उसको अपनी ताकत पे इतना ज्यादा वो है ना, गरूर है उसका कि मैं क्या कहते हैं, द पावर ऑफ गन के साथ मैं सब लोगों को खत्म कर दूंगा, मैं सबको चुप करा दूंगा, मैं बिल्कुल अपनी मतलब से हुकूमत करूंगा इस मुल्क पे। तो ये हमें बड़ा केयरफुल रहना है कि हमें कोई भी इस तरह का काम नहीं करना जिससे कि हम उसके ट्रैप में गिर जाएं। मैं ऑनेस्टली, मुझे आज का ये कोई मकसद नहीं था, ये जो उन्होंने किया है आज, पानी फेंकना, सर्दियों के दिनों में घसीटना, वहां से जबरदस्ती उठाने की कोशिश करना, लोगों को प्रिजन वैन्स में डाल के ले जाना, देयर वाज नो रीजन टू डू दैट। आप बैठे लेकिन रहने देते, बैठे बैठे रहने रहने देते। देते, या लेकिन वो ये इंटेंशनली करते हैं सर। ये कोशिश कर रहे हैं कि वहां पे इश्तियाल जो है वो शुरू हो, लोग जो है वो और ज्यादा कोई इस तरह की हरकत करें और ये लोग जो हैं वो अपनी ताकत का इस्तेमाल करके लोगों को और डराएं और धमकाएं और एक खौफ की लहर इस मुल्क में जो है वो पहले है उसको और ज्यादा बढ़ा दें। तो अच्छा, आई थिंक वी हैव टू बी वेरी केयरफुल और हमें जो कुछ भी करना है नेक्स्ट स्टेप शुड बी डन विद एक्सट्रीम अमाउंट ऑफ प्लानिंग। ठीक। अच्छा बट्टी साहब, ये तो बात समझ आती है कि जिस तरह इमरान खान को जब इन्होंने 9 मई को अरेस्ट किया और जिस तरीके से तस्वीर दिखाई और वो सर पे मार रहे हैं और बाल खींच रहे हैं और अंदर बिल्कुल। गाड़ी में जाके वो एसपी कहता है सर मुझे माफ करना, मुझे ऑर्डर दिया गया था कि आपको इस तरह करना है। ये सबको पता है। तो ये ऑप्टिक्स के लिए था कि लोग इश्तियाल, और आए लोग इश्तियाल में और 9 मई हुआ। फिर इन्होंने जिस तरह 26 नवंबर में किया, फिर मुरीद के में किया। अब हम थोड़ा सा एक स्ट्रक्चरल एनालिसिस कर लें कि आसिम का पावर ग्रैब है, ठीक है, डी फैक्टो सदर है पाकिस्तान का, डी फैक्टो डिक्टेटर है। Yes. इसमें तो किसी को शक नहीं होना चाहिए ना सर। Yeah. 27वीं कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट ने उसको इस्तिस्ना भी दे दी। Yeah. तमाम अदलिया उसके मातहत, तमाम इंतजामी ढांचा उसके मातहत, उसको कोई जो है हाथ नहीं लगा सकता। अब ये जो सारी चीजें हैं, फेडरल कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट बन गया, अब ये पूरा मिलिटराइजेशन ऑफ द इंटायर स्टेट हो चुका है ना। पार्लियामेंट, पुलिस, मीडिया, ब्यूरोक्रेसी, सिविल सर्विस, एक आदमी, वन मैन वन इंस्टीट्यूशन, और इमरान को इससे छोड़ना नहीं है। तो फिर बताएं व्हाट ऑप्शंस डू वी हैव। आप सही कह रहे हैं, ट्रैप में नहीं फंसना चाहिए। आप बाहर निकलेंगे ये फिर भून देगा लोगों को। फिर हमारे पास अब ऑप्शन क्या रह गया? सर, ऑप्शंस हमारी जो हैं वो अल्टीमेटली वही हैं। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि हमें बाहर नहीं निकलना, मैं ये कह रहा हूं कि हमें बड़ा सोच समझ के प्लानिंग के साथ बाहर निकलना है। हमें इस तरह का एक मूवमेंट वहां पे क्रिएट करने की जरूरत है जो कि हमें पता हो कि हम क्या कर रहे हैं। ये नहीं कि आप सडनली एक दिन एक कॉल दे दें लोगों को कि जी आप बाहर आ जाएं और वो लोग
उनको मौका मिल जाए कि वो एक दफा फिर गोलियां बरसाएं, निहत्थे लोगों को मार दें, खौफ हरास। जिस तरह टीएलपी वालों के साथ किया। यस, उनके साथ किया, 26 नवंबर को किया, आई मीन, और वो उनको वो जो कहते हैं ना पंजाबी में कि चाका खुल गया है, और वो अब उस स्टेज पे आ गए हुए हैं कि उनको फिक्र नहीं है इन चीजों की। तो मूवमेंट की जरूरत है बिल्कुल, अगर जब तक बाहर नहीं निकलेंगे, जब तक वहां पे खड़े नहीं होंगे। सर, रेजिस्टेंस बहुत तरीकों से की जा सकती है। यही जरूरी नहीं है कि हम सारे इकट्ठे होकर डी चौक में ही पहुंचे। दैट इज नॉट द ओनली सोल्यूशन। बहुत से और सॉल्यूशंस हैं। अपने घरों में रह के आप उस मुल्क की में रेजिस्टेंस दिखा सकते हैं। इनकी जो इतनी बड़ी इंडस्ट्री है उसको आप हर्ट करें। आप जो अब कॉलें आएंगी आपको हमारी तरफ से भी, हमारी पार्टी की तरफ से भी, और वो जो तंजीम है उसकी तरफ से भी, कि किस तरह हमने एक एक जगह पे ये मूवमेंट को ग्रेजुअली बिल्ड करना है। लोगों को कॉन्फिडेंस वापस दिलाना है कि आप बाहर निकलें, लेकिन अपना तहफ़्फ़ुज़ कायम रखें। अपने आप को इतना एक्सपोज ना करें कि वो खुले तरीके से आपको गिरफ्तार भी कर सकें, वो खुले तरीके से आपको मार भी सकें। ये चीज़ें नहीं होनी चाहिए। तो सर, प्लानिंग प्लानिंग इज़ दी, मैं समझता हूँ इज़ द नीड ऑफ द आवर। और अभी लोग कहेंगे कि जी बड़ी देर हो गई है प्लान करते हुए। नहीं, ये ऐसी बात नहीं है। आप प्लान कई चीज़ें करते हैं, कई दफ़ा वो कामयाब होती हैं, कई दफ़ा नहीं कामयाब होती। उसका ये मतलब नहीं कि आप छोड़ दें प्लान करना। कामयाबी की तरफ इंशाल्लाह प्लानिंग होगी और दुनिया निकलेगी बाहर। ये जो बिल्डअप हो रहा है ना, ये चीजें लोगों के दिलों में जितनी नफरत आ गई हुई है, ये रुकेगी नहीं, ये निकलेगी। सर, ये आपकी जो बात है ना, देर आर, कहते हैं जी, एक अगर आपके ऊपर मुसल्लत हो जाए डिक्टेटर, जिसके पास नंगी ताकत का इस्तेमाल हो और उसके पास कुछ नहीं है, जिस तरह आसिम के पास और कुछ नहीं है, ना Yes. उससे लोग चाहते हैं, ना उसकी फौज उसको लाइक करती है, ना उसको अमेरिका से कोई पैसा मिलेगा। सपोर्ट जरूर मिल रही है, पैसा कोई नहीं उसको मिलेगा। सोशल मीडिया एक सेकंड में बता देता है कि इमरान खान की बहनों के साथ क्या ज्यादती की है आसिम मुनीर ने। तो वो सारा जो पोल था खुल गया कि जी फौज क्या है और क्या नहीं है, और आसिम क्या है और आसिम नहीं है, नवाज क्या है, अदलिया क्या है, पुलिस क्या है, सब कुछ खुल गया। तो उसको, उसकी ताकत को हटाने के लिए, ऐसी ताकत को हटाने के लिए दो तरीके होते हैं। एक तरीका होता है लंबा, 5, 6, 8, 10 साल के आप अंदर से उसको खोखला करते जाएं। आप जो है ना वुड पेकर की तरह आप टोका लगाते रहें, पत्थर के ऊपर हल्का 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 का टोका लगाते रहें, पठान की तरह, या जो भी मजबूर है बैठा हो। एक वो तरीका है। आप फौज के अंदर बिल्डअप करें अपनी रेजिस्टेंस, आप पुलिस के अंदर करें, आप स्टेट के इदारों के अंदर अपनी रेजिस्टेंस बिल्डअप करें कि इवेंचुअली वो ओवरकम कर जाए इस डिक्टेटरशिप को। ठीक है, एक ये तरीका होता है, लंबा तरीका है, और इसमें वायलेंस कम होती है। दूसरा तरीका है कि आपको एक सड़कों पे निकल के ताकत का इस्तेमाल करना पड़ेगा, जिससे कत्ल गारत ज्यादा होती है, खाना जंगी का बहुत नुकसान होता है, लोग मारे जाएंगे, और लेकिन वो फिर जंग जो है चलेगी, और ये आप इस रिजीम को उलट सकते हैं। उसका दूसरा आईने का अक्स ये है कि उससे खाना जंगी और मुल्क के अंदर तबाही और बर्बादी आ जाएगी, और बहुत ज्यादा हर किस्म का बंदा मारे। ये दो रास्ते हैं, इनमें से आप बताइएगा कि बिल्कुल। देखें, तो मैं समझता हूं कि ये नहीं जरूरी कि हम कोई एक रास्ता चुने। सर, एक तीसरा ऑप्शन भी है, और वो है इकोनॉमिक क्राइसिस उस मुल्क के अंदर। मैं समझता हूं कि वो बड़ा एक वायबल इस वक्त उस मुल्क के ऊपर एक तलवार जो है ना वो लटक रही है, कि आपके मुल्क में किसी किस्म की कोई प्रोडक्टिव आपकी इकोनॉमी नहीं है। आप टोटली डिपेंडेंट हैं कर्जों के ऊपर। आप और फॉरेन पावर्स की मरहूने मिन्नत आप ये हुकूमत कर रहे हैं यहाँ पे। ये सब कितनी देर चलेगा? कितनी देर ये इकोनॉमी अपने आप को इस तरीके से बचा के रख सकती है, या लोगों को खाने पीने की अशिया मिल सकती हैं, उनकी इन्फ्लेशन का लेवल कंट्रोल कितनी देर आप कर सकते हैं?
मैं नहीं समझता हूँ कि ये लॉन्ग टर्म ये चीज़ चल सकती है। जैसे आपने खुद ही कहा कि इनको टैक्टिकल सपोर्ट तो शायद मिल रही है कहीं और से, लेकिन कोई आपको पैसे नहीं दे रहा इस मुल्क में, कोई आके इंडस्ट्री नहीं लगा रहा इस मुल्क के अंदर, कोई आपके लिए खड़ा नहीं है कि जी हम आपकी सपोर्ट में बेदरिग रकमें लगा देंगे, नहीं। तो मैं समझता हूँ वो बहुत बड़ा एक इफेक्ट है जो कि ग्रेजुअली हम ऑलरेडी फील कर रहे हैं और ज़्यादा करेंगे इन द कमिंग फ्यू मंथ्स। पाकिस्तान के हालात बहुत तेज़ी से गिर रहे हैं नीचे इकोनॉमिकली, एंड दैट विल कॉज सिवियर, और वो लीड करेगा टू दी, जो हम बात करते हैं ना कि लोग बाहर क्यों नहीं निकलते, फिर लोग बाहर निकलेंगे। मैं समझता हूँ अभी भी उस मुल्क में 2 वक्त की रोटी मेजॉरिटी लोगों को मिल रही है, लेकिन जिस तरह हालात जा रहे हैं, कितनी देर लोग बिजली का बिल दे सकेंगे, कितनी देर लोग अपनी जो काम करने वाले हैं वो पेट्रोल डलवा सकेंगे इन कीमतों के ऊपर, कितनी देर लोग ये जो अपने घरों के किराए हैं वो दे सकेंगे। इट विल कम टू अ हॉल्ट अल्टीमेटली। मुझे ना एक और चीज का भी इसके साथ खदशा है। आपकी बात एक सही है। अ, आपने वो फ्रेज सुनी होगी, नार्को स्टेट्स, नार्कोटिक स्टेट्स, जो कि मंशियात को, पूरे मुल्क जो है मंशियात को इस्तेमाल करके फॉरेन एक्सचेंज कमाते हैं और अपनी जो मईशत है उसको सहारा देते हैं। ठीक है ना। साउथ अमेरिका की बहुत स्टेट है, अफगानिस्तान एक जमाने में बहुत बड़ा नार्को स्टेट था, थाईलैंड था। पाकिस्तान भी नार्को स्टेट में तब्दील हो रहा है। इस वक्त पाकिस्तान दुनिया का अफीम पैदा करने वाला नंबर 1 मुल्क बन गया अफगानिस्तान के बाद। खास तौर पर जब से तालिबान आए हैं अफगानिस्तान में वापस, तो ये फौज ने पूरा बलूचिस्तान के अंदर हजारों हेक्टेयर, एकड़ नहीं हेक्टेयर, हजारों, उन पर इन्होंने अफीम उगानी शुरू कर दी है और वो अपना ताकत फराम करते हैं वहां के लोकल लोगों को अफीम में। उसके अंदर फिर फैक्ट्रियां वहां लग रही हैं, उधर हेरोइन बन रही है, सुना है एम्फेटामीन बन रही है, सुना है आइस बन रही है। कहते हैं पाकिस्तान में 60 लाख से 90 लाख जो हैं वो इस वक्त आपके वो हैं एडिक्ट्स हैं और उसमें मिडिल क्लास बहुत है। तो ये नार्को स्टेट की तरफ बन रहा है पाकिस्तान, और उसकी वजह से जो आप कह रहे हैं ना पैसा आ जाता है, वो आ जाता है। तो ये फौज ने नया एक तरीका ढूंढा है कि किसी तरीके से इस सतह से नीचे ना गिरे मईशत के लोग बाहर निकले। तो एक ये भी आप देखिए, बिल्कुल दुरुस्त है आपकी बात भाई, ये शॉर्ट टर्म सोल्यूशन है सारे के सारे। सर ये नार्को स्टेट्स पहले भी कई जगह रही हैं, जैसे आपने भी निशानदेही कही, साउथ अमेरिका है, अफगानिस्तान, हमने इतना बड़ा स्कैंडल बना था अमेरिका का अफगानिस्तान के साथ, हमारा। सर ये नार्को स्टेट्स बड़ी शॉर्ट लिव्ड इनकी लाइफ होती है। अभी हम देख रहे हैं कोलंबिया होता था, साउथ अमेरिका के और मुल्क, लेकिन देखें कि किस तरह हर मुल्क ने अल्टीमेटली उनको रिजेक्ट किया, उनके साथ ट्रेड बंद की, उन पे सैंक्शंस लगाई और उनको आलमी जो ग्लोबल वर्ल्ड है उससे उनको अलग कर दिया। और पाकिस्तान के साथ भी फिर अल्टीमेटली यही होगा। हमारे साथ तो बहुत जल्दी हो जाएगा क्योंकि देयर आर मेनी कंट्रीज हु आर लुकिंग फॉर दिस। वो तो ढूंढ रहे हैं कोई तरीका आपको सैंक्शंस आप पे लगाने का, और ये सबसे आसान तरीका है। जब ये प्रूव हो जाएगा कि आप आखिर वो जो नार्को आप प्रोड्यूस कर रहे हैं वो अपने घर में तो नहीं सारी इस्तेमाल करनी ना, आपने कहीं और भेजनी है। तो जहां ये जाएगी, क्या वो आपको काइंडली देखेंगे वो लोग? दे विल रिएक्ट। तो अमेरिका ने तो सर इस्तेमाल आसिम मुनीर को करना था जिस काम के लिए, वो बड़े उसने बखूबी कर लिया। उसने इजराइल को रिकॉग्नाइज करवा लिया, तकरीबन डी फैक्टो सिक्योरिटी काउंसिल में वोट दिलवा दिया। अभी ये फौज भेजेंगे हमास में। हमास ने कह दिया कि अगर कोई भी फौजी जो ये डिप्लॉयमेंट फोर्स कर रहे हैं ये अगर हमें डिसआर्म करेगी तो वो हमारा दुश्मन होगी, ये वो भी करवा लेगा। तो जब ये सारे काम करवा लेगा ट्रम्प और अमेरिकन डीप स्टेट और हमारे न्यूक्लियर असासे भी ले लेगा, इनको आसिम मुनीर की जरूरत नहीं पड़ेगी। जो उन्होंने काम करवाना कर लिया, फिर इसको ये फेंक दें और ये फिर हमें अपने हाल पे छोड़ देंगे सर। और फिर हम टुकड़े टुकड़े होके, जो कि उनका पूरा मकसद है। आप सर बिल्कुल गलतफहमी में ना रहें कि जिस मुल्क में आप रह रहे हैं ये कोई खैर ख्वाह है पाकिस्तान के या उस रीजन के, या उस रीजन में इनके जो दुश्मन है ईरान जैसे, खैर ख्वाह नहीं है सर।
ये सब तो बिल्कुल पाकिस्तान को बिल्कुल नहज पे लेके आएंगे कि पाकिस्तान सिसक सिसक के टुकड़े हो जाएगा। आई काइंड ऑफ अग्री विद यू कि देखें वो अपने सेल्फ सर्विंग नेशंस है ये वाले, ये लोग अपना देखते हैं, फ़ायदा उनका कहाँ है, उनको हमारी पाकिस्तान की फ़िक्र नहीं है कि पाकिस्तान रहता है, बचता है, प्रॉस्परस होता है या नहीं। दैट्स नॉट द पर्पस। उनका अपना मकसद एक है कि हमें यहाँ से क्या मिल सकता है और किस तरह ये हमारी जो पर्पस है उसको सर्व कर सकते हैं ये वाली मुल्क। और अनफॉर्चुनेटली हम लोगों ने पहले भी किया है, अब भी कर रहे हैं, और ना सोचे समझे तरीके से हम हर बात मान जाते हैं। हमें तो सर वी हैव गॉन थ्रू लास्ट ऑलमोस्ट 6 8 10 महीने से हमने यहाँ पे सफ़र किया है कि हमने बिल्ड की थी एक मूवमेंट। यहाँ पे हमारे से वादे भी किए गए थे कि हम पाकिस्तान के लिए डेमोक्रेसी की तरफ काम करेंगे, हम वहाँ पे जो ह्यूमन राइट्स है उसको देखेंगे, हम इमरान खान साहब को जो है रिहाई में आपकी मदद करेंगे। बहुत सी बातें हमें प्रॉमिस की गई थी, लेकिन उनके रिजल्ट अच्छे नहीं आए। आई विल बी द फर्स्ट वन टू एडमिट कि हमारे सर से उसने झूठ अपने झूठ बोला आपने गया। अपनी उसका या अपना पॉलिटिकल बेस जो है मागा जिसको कहते हैं, या उसने उसको ठुडा मार के परे मारा। तो यस आप और मैं किस खेत की मूलियां हैं या या पाकिस्तान, आप या समझे ना। या मतलब वो जिसके जिसके जिस आउटसाइडर के ब्रांड पे ये आया था कि मैं ये नहीं करूंगा, मिलिट्री इंटरवेंशन नहीं करूंगा, या रिजीम चेंज नहीं करूंगा, पीस फलाना नहीं करूंगा, वो पीस सब प्रेसिडेंट है पीस प्रेसिडेंट। प्रेसिडेंट ऑफ पीस। हाँ या वो सारा कुछ। तो सर ये तो हमें पता है ना। लेकिन एक मैं आपसे एक छोटी सी बात ये पूछना चाहता हूँ, वो बड़ा अफसोस भी होता है कि हमने पीटीआई ओवरसीज को मुतहर्रिक होते नहीं देखा सर। और बल्कि आपके ऊपर एक एलिगेशन भी लगाई जाती है कि नवंबर आ रहा था और आपने 31 अक्टूबर को इलेक्शन अनाउंस कर दे पीटीआई की। उसमें भी लोग कॉन्स्पिरेसी देख रहे हैं कि जानबूझ के आपने जो धड़े या जो ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर था उसको तोड़ दिया कि 26 नवंबर के कोई बिल्डअप ना हो सके। नहीं सर, ऐसी कोई बात नहीं है, हमने कोई कोई स्ट्रक्चर नहीं तोड़ा। हमने अभी तो सिर्फ इलेक्शन हमने अनाउंस किया है 3 ममालिक में, और वो भी बड़े छोटे 3 हमारे चैप्टर हैं, नॉर्वे, स्वीडन, नॉर्वे, डेनमार्क एंड बेल्जियम। एट लार्ज हमने कोई इलेक्शन अभी ये नहीं किया, करेंगे इंशाल्लाह। वी आर मूविंग टुवर्ड्स दैट। देखें हमारी भी एक मजबूरी है, हमारे पे भी बहुत ज़्यादा, मेरे पे बहुत ज़्यादा क्रिटिसिज्म भी था कि मैं इलेक्शन नहीं करवाना चाह रहा हूँ या मैं नहीं होने देता हूँ। मुझे पता था कि मुल्क के हालात किस तरह के हैं, कितनी डिफ़िकल्टीज़ हैं, और इसीलिए मैं उसे रेजिस्ट कर रहा था इतनी देर से। लेकिन नाउ देयर कम्स अ टाइम कि जब आपको एक्चुअली रीऑर्गेनाइज होना होता है। अभी जो लोग समझते हैं ना कि वहाँ पे हमने इंफ्रास्ट्रक्चर तोड़ दिया, वो तोड़ा नहीं हमने। हम एक बेहतर और हम एक स्ट्रॉन्गर स्ट्रक्चर बिल्ड करना चाह रहे हैं, क्योंकि अभी वहाँ पे जिस जगह भी मैं जाता हूँ या जहाँ भी हम कहते हैं, वो लोगों में एक अजीब झगड़ा सा है। कोई कहते हैं जी हम तो ऑफिस बेरर नहीं है, हम कुछ नहीं करेंगे। दूसरे कहते हैं जी हम तो इलेक्शन नहीं हुआ इसलिए हम इसका हिस्सा नहीं है। तो हमें ऑर्गेनाइजेशन की ज़रूरत है, और आई थिंक वी आर एट अ पॉइंट वेयर वी विल इंशाल्लाह गेट दिस ऑर्गेनाइजेशन, विल गेट इट गोइंग। बहुत लोगों की ख्वाहिश है कि इलेक्शन ना हो। असल मसला ये है क्योंकि वो चाहते हैं कि घर बैठे बैठे उनको उनकी पोजीशंस मिल जाएं और काम ऐसे ही चलता रहे। लेकिन मैं चाहता हूं कि हमारी पार्टी एक दफ़ा उसमें वापस एक नई वेव आए, नए लोग आए, नई मेंबरशिप बने। वी नीड दैट। और आई टेक द क्रिटिसिज्म, कोई बात ऐसी नहीं है। तो कि साहब उसका जो उसका नेट नेट इफेक्ट ये हुआ है ना कि पीटीआई का जो क्लाउड था, उसकी जो फोर्स थी, उसकी जो एडवोकेसी है ना, उसके ऊपर बहुत बड़ा उसको नुकसान पहुंचा। ये तो आप एडमिट करेंगे ना। मैं अब आप नहीं। देखें ये कल के टट्टू पट्टू जो है, कोई बिका हुआ, कोई नहीं बिका हुआ, कोई आधा बिका हुआ, कोई पूरा बिका हुआ, कोई मोटी आवाज वाला, कोई पतली आवाज वाला, कोई गंजा, कोई बाल वाला, इन्होंने मैंडेट उठा लिया और जाके किस तरीके से ये लोगों का जो फोकस है वो पाकिस्तान में जो असल बर्बरियत हो रही है, तबाही बर्बादी हो रही है, जो आइन तोड़ा गया, कानून तोड़ा गया, माओ बहनों बेटियों की इज्जतें लूटी गई, जिस तरह खान की बहनों के साथ हुआ, खान को कैद में कर दिया, जो लाकानूनियत बर्बरियत फैली हुई है
उससे फोकस हटा के आई चीज पाकिस्तान में डिस्कस करते हैं, हम लोग क्या भाव है, रेवड़ियां क्या, कोई जॉर्ज टाउन यूनिवर्सिटी में कोई बकवास करता है, वो जाके किसी अपने कांग्रेसमैन के सामने जाके सेल्फी खाता है कि मैंने जी आज 2 से 10 खत करा लिया और अपनी सेल्फी और जनाब वो करते हैं। ये रह गया जी। ओवरसीज पाकिस्तानी अमेरिका में ये काम कर रहे हैं, जो कि बेड़ा आपको संभालना था और पीटीआई को संभालना चाहिए था कि वो इसको लेके अलम को लेके चलते, कि लोग आपकी तरफ देखते कि यार हम में रिजॉल्व करें। ये इतने टटपुंजिए जो आ गए जाली नुमा किस्म के लोग आपके अमेरिका में, और ये उनके हाथ में आपने दे दिए ओवरसीज पाकिस्तान। मैं हैदर भाई देखें, कोई किसी के हाथ में कोई चीज नहीं दे देता होता भाई। फॉर्चुनेटली, मैं तो कहता हूँ फॉर्चुनेटली हम लोग एक ऐसी सोसाइटी में रहते हैं जहाँ फ्रीडम्स हैं हर किसी को अपना काम करने की। और हम लोग मेरा अपनी पर्सनल एक फिलॉसफी है कि मैं नहीं चाहता हूँ कि मैं किसी के काम में रुकावट बनूं। अगर कोई ये काम करना चाहता है तो करे, द पीपल विल डिसाइड, और उनकी जो काम की जो नौयत होगी उससे लोगों को पता लग जाएगा कि ये काम जो करना चाह रहे हैं इसका मकसद क्या है। बजाय इसके कि मैं उनसे झगड़े करूं, उनको नहीं सर, रोकने की झगड़े ना कोशिश करें, करूं, बिल्कुल यू सर, नो। झगड़े ना करें। आपसे रिक्वेस्ट है कि एडवोकेसी के अलम बरदार आपको और पीटीआई को होना चाहिए। ये मैं कह रहा हूँ, एडवोकेट जो मर्जी और करना चाहता है, फ्री कंट्री है, इमरान के खिलाफ भी कॉन्फ्रेंस करना चाहता है जरूर करें, लेकिन जो एडवोकेसी है, हमें फिर भी अमेरिका से उम्मीद नहीं है, ट्रंप से, हमें सीआईए से नहीं है उम्मीद, हमें पेंटागन से नहीं है उम्मीद, लेकिन हमने अपना काम तो जारी रखना है ना सर। हमने सर वो काम एडवोकेसी का जारी काम है, तो हमने वो जारी ओवरसीज, है। अब ओवरसीज पाकिस्तानी इसको मुतहर्रक तो करना है। ओवरसीज पाकिस्तानी इसको हमने कहना है कि तुम ये रिमिटेंसेस खत्म करो बजाय कम के। हमने ओवरसीज पाकिस्तानी इसको कहना है कि जाके तुम आसिम मुनीर के कैंप में मत बैठो कि तुम समझोगे ये नहीं जाएगा, कि नहीं जा रहा। सर ये बहुत इंपॉर्टेंट है, मतलब मैं आप देखें, कोशिश जारी है, कोशिश जारी है। मैं क्या किस तरह आपको ये बात समझाऊं कि एक बड़ी स्ट्रॉन्ग ये स्ट्रगल है इंटरनल हमारी कम्युनिटीज़ के अंदर इस वक्त, कि हमारे लोगों पे जिस किस्म का तशद्दुद, जिस किस्म का दबाव डाला जा रहा है, आई कैन फील देयर पेन। मैं सर कई दफ़ा बड़े अपने शहर में भी और शहरों में मैं देखता हूँ, हमारे साथी थे, हमारे दोस्त थे जो एकदम चुप करके या कुछ बैक स्टेप लेके हट गए हैं पीछे। और जब उनसे हम बात करते हैं कि यार क्या हो गया, आप लोग क्यों नहीं आगे बढ़ते हो, आप क्यों काम नहीं करते हो, तो वो अपनी कहानियां दर्दनाक सुनानी शुरू कर देते हैं आपको कि मेरे घर पे ये हमला हुआ, मेरा कारोबार बंद कर दिया गया, मेरा अकाउंट फ्रीज कर दिया गया, मेरे घर पे लोगों ने आके औरतों से बदतमीजी की। तो अब सर वो एक सर्टन लेवल तक हम कर सकते हैं काम, लेकिन अनफॉर्चुनेटली वी आर अगेंस्ट अ मॉन्स्टर, और वो मॉन्स्टर जो है उसकी कोई लिमिट्स नहीं है। और अब हम, मुझे भी कई दफ़ा होता है, मैं किस तरह अपने साथियों को, दोस्तों को, पीटीआई के लोगों को बार बार कहूं कि जाके आप कुर्बानियां देते रहें, आपके घरों पे हमले होते रहें तो कोई बात नहीं, सब ठीक है। आई इन गुड कॉन्शियंस कैन नॉट आस्क देम टू मेक दैट सैक्रिफाइस। ये वो फैसला खुद करेंगे, और अल्लाह करेगा कि इतने देयर बी इनफ पीपल लेफ्ट जो कि ये स्ट्रगल को कंटिन्यू करेंगे। हम तो कर रहे हैं, और ये बाय द वे ये एडवोकेसी खत्म नहीं हुई है, हम कर रहे हैं काम अपना। हम पब्लिकली आके नहीं डींगे मारते, नहीं बहुत ज्यादा मैं कॉन्फ्रेंसेस करता और शो नहीं मारता हूँ कि मैं ये कर रहा हूँ, मैं वो कर रहा हूँ, बट द वर्क इज कंटिन्यूइंग। और ये जो हम इलेक्शन का प्रोसेस है, ये भी उसी की एक कड़ी है, लोगों को वापस रिवाइव करना कि भाई चलो चलो एक दफा फिर इकट्ठे हों, लेट्स लेट्स मेक वन प्लेटफॉर्म, और उस प्लेटफॉर्म से इकट्ठे होके हम काम करें। तो होपफुली चले। केपी में चेंजेस आए हैं, सोहेल अफरीदी आया है, पता नहीं वो क्या कर रहा है। मैं, आप मुझे हर वक्त कहते हैं कि आप जो हर एक के ऊपर करते हैं, मैं सब लोगों का बिहेवियर और पैटर्न देखता हूँ, अगर उसमें तब्दीली आए ना आहिस्ता आहिस्ता, तो फिर मैं कहता हूँ यार दाल में कुछ काला है। आप मुझे कहते हैं ना टाइम दे। अली अमीन गंडापुर के मुतालिक भी आपने मुझे कहा हैदर भाई आप गलत बात करते हैं, मैं उसको 30 साल से जानता हूँ। मैंने कहा बरकी साहब आप भी यहाँ बैठे हैं, मैं भी यहाँ बैठा हूँ, दूध का दूध पानी का पानी सामने आपके आ जाएगा। तो एनीवे,
आई थिंक दी हमारी जो एक्सपेक्टेशन है ना, मेरी नज़र में पाकिस्तान में पीटीआई की जो लीडरशिप है उससे नहीं है। मेरी एक्सपेक्टेशन और मेरा ख्याल है आपकी भी एक्सपेक्टेशन होनी चाहिए हमारे नौजवानों से, हमारे Yes. यूथ से, Yes. अक्रॉस पार्टी लाइंस, जिनको जमहूरियत चाहिए, जिनको आज़ादी चाहिए, जिनको हक हलाल रोटी कमाने के मौके चाहिए, जिनको अच्छी सेहत चाहिए, जिनको अच्छे अस्पताल चाहिए, जिनको अच्छे स्कूल चाहिए, अच्छे कॉलेज चाहिए, जिनको कारोबार करने के मौके चाहिए, जिनको अदल इंसाफ चाहिए, जान और माल की हिफाजत चाहिए। और ये वैसे सबको चाहिए, लेकिन नौजवान को ज्यादा तो चाहिए, ज्यादा चाहिए, और ज्यादा से नौजवान ज्यादा। कर भी पाएगा, और ये उसका उसका है भी, उसके इट इज ऑन हिज प्लेट कि उसको करना भी पड़ेगा, ये सब काम उसी के जिम्मे पड़ेगा। मैं आपसे 100% अग्री करता हूँ। मैं तो सर जब कभी किसी और स्पेस में या कई लोगों से बात होती है तो मैं तो ऑब्वियसली नौजवान जो है वो शिकायत भी करते हैं कि जी हमारी लीडरशिप ने ये नहीं किया, ये नहीं किया। तो मैं उनको पहली बात ये कहता हूं कि आप घर क्यों बैठे हैं, आप उस लीडरशिप के सामने जाके आवाज बुलंद करें, और आप उनकी खुद मीटिंग में लीडरशिप जाएं, बनाए, खुद खुद बने, बने लीडर। खुद लीडर बने। बिल्कुल कोई आपको रोक नहीं सकता है। आपने अभी देख लिया, इमरान खान चेंज लाया ना केपी में, उन्होंने फैसला किया कि एक यंगर आदमी चाहिए हमें, तो ही मेड दैट डिसीजन। और यंगर जो हमारे पीटीआई के लोग हैं, मैं उन सब से यही बात कहूंगा कि आपका टाइम है ये, आप आगे बढ़ें, टेक ओवर द लीडरशिप, कोई आपको रोकेगा नहीं इंशाल्लाह। अगर जितने ज्यादा यंगर लोग आगे आएंगे, उतनी ज्यादा मैं समझता हूं कि मूवमेंट में जान आएगी, उतना ज्यादा पैशन क्रिएट होगा, और बड़ी जल्दी वी विल सी दीज पीपल मूव टुवर्ड्स अ बेटर पाकिस्तान। सर ये मैंने इसलिए दिखा रहा हूँ कि लोग जरा इसको देख लें और समझ या लें कि ये आदमी ये करेगा इस मुल्क के साथ, ठीक है, यस, ये कर इसको दिया है खिला जी, देगा। कर दिया है, काफी हद तक तो कर दिया है। यू नो और सर एक खुशखबरी के साथ, खुशखबरी तो ये है कि छोटी छोटी खुशखबरियां होती हैं। वो ये है कि अलीमा खानम को और इनकी जो वो साथ इनके जो बहनें हैं, उनको इन्होंने चक्री के पास छोड़ दिया। नादिया है, या हारून है, उवैस है, वो एमपी अब्दुल सलाम है, 12 साल का बच्चा भी है। हाँ, वो एक वेद वो सरफराज है। जो शफकत है, मैंने शफकत भी है, मेरा जिगर फजत वाला, वो भी काफी लोग हैं। तो सर ये बहनें या आ गई हैं, खुशखबरी है, अच्छी बात है। लेकिन सर ये बताएं कि मैं आपको बताऊं कि मुझे ये आसिम मुनीर जो है ना, और इसके साथ ये मेरी बात याद रख ले सर, ये उसी उसी तरह याद रखें जैसे मैंने मरवत, और ये बच नहीं सकते, ये फांसी लटकेंगे या इनकी गर्दनें को उड़ा देगा सरकरा। मैं एडवोकेट नहीं करता, लेकिन जिस तरीके से ये आगे चल रहे हैं ना, ये बच नहीं सकते। ये भाग भी जाए ना, ये फिर भी बचेंगे नहीं, इनके खानदान भी नहीं बचेंगे, इनके साथ जितने सियासतदान है ये भी नहीं बचेंगे, ये पुलिस वाले, ये जज, ये अमीनुद्दीन, ये याया अफरीदी, ये फैज ईसा, ये डोगर, ये आमर फारूक, ये आईजी पंजाब, आईजी इस्लामाबाद, सिकंदर सुल्तान राजा, ये नहीं बचेंगे। ये पता नहीं किस खुशफहमी में है। और वो जो हर रोज अपनी बोटॉक्स लगा के आती है, वो भी नहीं बचेगी, उसका बाप भी नहीं बचेगा, ना उसका चचा बचेगा, ना जरदारी बचेगा, ना बिलावल बचेगा। बस इस खुशी से लोग जो है ना अपने आप को खुश करें कि उनकी भी आखिरत बहुत बुरी है। सर बहुत शुक्रिया, आखिरी कमेंट देना है कि बहुत जल्दी आपने जो बातें की, इंशाल्लाह ये सब कुछ होगा, क्यों नहीं होगा, उस मुल्क में इसकी ज़रूरत है। और एक बात है कि बस हमें गिव अप नहीं करना है, हमें कंटिन्यू करनी है अपनी स्ट्रगल को। यू नो ऑलरेडी इनको, आपके वो खौफ इन लोगों की, आपकी इनकी हरकतों में, इनकी नज़रों में, इनके कामों में देखें कितना खौफ है इनमें, किस किस्म की तरामीम कर रहे हैं, किस तरह अपने आप को बचाने की कोशिश कर रहे हैं। अगर इनमें जरा सा भी कॉन्फिडेंस होता तो ये काम करते ये लोग। बिल्कुल दे आर स्केर्ड, दे आर रनिंग स्केर्ड। बिल्कुल। बहुत शुक्रिया बरकी साहब, अल्लाह सुब्हान ताला आपको हिफ्ज़-ओ-मान में रखे, आपके अहल-व-अयाल को हिफ्ज़-ओ-मान में रखे, हकीकी आज़ादी की जंग लड़ने वालों को हिफ्ज़-ओ-मान में रखे।
पाकिस्तान में और पाकिस्तान के बाहर जो कर रहे हैं उनको खान साहब, उनकी अहलिया, सबको हिफ्ज़ अमान में रखे और फलते फूलते पाकिस्तान में आए। और जो लोग बेचारे शहीद हो गए उनके दर्जात बुलंद करें। फौजी अफसर जवानों जो हैं खड़े हो जाएं, आइन बचाएं, कानून बचाएं, जिन्होंने तोड़ा ठिकाने लगाए आइन के तहत, कानून के तहत। अल्हम्दुलिल्लाह। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। बहुत शुक्रिया जनाब।